अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है एक नई कहानी बौने और द्यो। मरकज़ी ख्याल अंग्रेज़ी की किताब गुलिवर्स ट्रैवल से लिया गया। हिस्सा अव्वल। मेरा बाप नॉटिंघम शायर में एक छोटी सी जागीर का मालिक था। उसके 5 बेटे थे। 2 भाई मुझसे बड़े थे और 2 छोटे। 14 साल की उम्र में मुझे कैम्ब्रिज के एमिनॉल स्कूल में दाखिल कर दिया गया, जहाँ मैंने तालीम हासिल की। फिर मैंने लंदन के एक सर्जन मिस्टर जेम्स बैट के पास 4 साल काम सीखा। इस मुद्दत में मेरा बाप वक्तन फवक्तन मुझे कोई ना कोई छोटी रकम भेजता रहा। उस रकम को मैं जहाज रानी के इलम और रियाजी के हसूल में सरफ करता रहा। ये दोनों इलम आगे चलकर बहरी मुहिमों में मेरे लिए बड़े मुफीद साबित हुए। सफ़र के बारे में मुझे शुरू से यकीन था कि वो मेरी किस्मत बनेगा। चुनाचे मैं अक्सर इस सिलसिले में मंसूबे बनाता रहा, यहाँ तक कि मिस्टर बैट को छोड़कर अपने वालिद के पास आ गया, जहाँ बाप, चचा और दूसरे रिश्तेदारों की कोशिश से मुझे 40 पाउंड मिलने लगे, जिनमें से मैंने 30 पाउंड सालाना जमा किए और 2 साल 7 महीने तक तिबियात का मुतालिया करके लीडन चलाया। मेरे उस्ताद मिस्टर बैट मुझ पर बहुत मेहरबान थे। उन्होंने पैनल कमांडर मिस्टर अब्राहम से मेरी सिफारिश कर दी, जिनके साथ मैंने 3.5 साल गुजारे। इस मुद्दत में मैंने बहीरा रूम और दूसरे मुल्कों के 1-2 बहरी सफ़र किए और वापसी पर मिस्टर बैट की हिम्मत अफजाई से लंदन ही में क़याम का इरादा कर लिया। ओल्ड जूरी में एक छोटा सा मकान खरीद लिया और न्यू गेट स्ट्रीट के बुनियाद साज एडमंड बर्टन की छोटी लड़की मैरी बर्टन से शादी कर ली। 2 साल बाद मेरे उस्ताद मिस्टर बैट का इंतकाल हो गया, जिसका असर मेरे कारोबार पर पड़ा, जो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आखिर में मैंने अपनी बीवी और चंद दोस्तों को लेकर बहरी सफ़र पर जाने का फैसला कर लिया। उनमें 2 जहाज़ों का सर्जन था। उसी हैसियत में मैंने 6 साल के अंदर जज़ायर शर्कुल हिंद और गरबुल हिंद के कई सफ़र कर डाले। उन बहरी सफ़रों का आखिरी सफ़र कामयाब साबित नहीं हुआ, और चूंकि मैं अब बहरी सफ़र से थक गया था, इसलिए अपनी बीवी और बच्चों के साथ घर वापस आ गया। फिर ओल्ड जूरी से फेटरलीन और वहां से दीपिंग चला गया। 3 साल बाद मैंने एंटीलूप जहाज के सरबराह कैप्टन विलियम प्रेचर्ड की पेशकश कबूल कर ली, जो शुमाल की तरफ बहरी सफ़र करने वाले थे। हम 4 मई सन 1699 को ब्रिस्टल से कामयाब बहरी सफ़र पर रवाना हो गए। दौरान सफ़र जज़ायर शर्कुल हिंद के रास्ते में डॉन डेमंड लैंड से शुमाल मगरिब हमारा जहाज शदीद तूफान में घिर गया। जहाज के अमले के 12 आदमी सख्त मेहनत की वजह से मर गए और बाज बीमार हो गए। बाकी लोगों की हालत भी बड़ी ख़राब थी। 5 नवंबर को मौसम काफ़ी धुंधला था, मगर हमें जहाज के बिल्कुल ही करीब एक चट्टान नजर आ गई। हवा बहुत तेज़ थी, मगर हम हवा के खिलाफ लड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। अमले के 6 आदमियों में से एक मैं भी था, जो बामुश्किल कश्ती को जहाज और चट्टान से बचाने के लिए दूर हटाने में कामयाब हो सके। कश्ती 3 मील गई होगी कि हम ज़्यादा देर तक काम करने के काबिल न रहे और मजबूरन हमने अपने आप को समुंदर की लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। आधे घंटे में अचानक शुमाल से आने वाले तूफान ने कश्ती को उलट दिया और हम सब पानी में डूबने लगे। मेरी किस्मत मुझे पानी पर बहाने लगी और मैं हवा और ज्वार भाटे के जोर में आगे बढ़ता गया। मुझे अपने साथियों के मुतल्लिक मालूम ना हो सका कि उनका क्या हशर हुआ। मेरी टांगें पानी में डूबी हुई थीं और अंदर मुझे सतह नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं बढ़ता ही चला गया और आखिर इस काबिल ना रह गया कि ज़्यादा देर तक पानी से लड़ सकूं। अब मैंने अपने आप को गहराई में पाया। इस अरसे में तूफान बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ढलवान इतनी नरम थी कि मुझे समुद्र के किनारे तक पहुंचने के लिए 1 मील चलना पड़ा। फिर मैं तकरीबन आध मील और बढ़ा, लेकिन मुझे कोई बस्ती और रहने वालों के कोई निशान नजर न आए। मैं बहुत थक गया था, इसलिए घास पर लेट गया, जो बहुत नरम और छोटी थी। फिर गहरी नींद में सो गया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब सूरज निकल चुका था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उठने के काबिल न था और अपनी पीठ, टांगों और बाजुओं को हर तरफ मजबूती से जकड़ा हुआ पा रहा था। मेरे बाल लंबे और घने थे, वो भी उसी तरह बंधे हुए थे। इसके बाद मुझे अपने जिस्म के चारों तरफ बगलों से रानों तक महीन महीन धागे महसूस हुए, जिन्होंने मुझे जुम्बिश से मजबूर कर दिया था और मैं सिर्फ ऊपर देख सकता था। धूप और गर्मी में कुछ इजाफा हुआ तो मुझे आंखों में तकलीफ महसूस होने लगी और उस लम्हे एक शोर भी सुनाई दिया, जो शायद मेरे ही मुतल्लिक था, लेकिन मैं तो सिवाय आसमान के कुछ देख ही ना सकता था। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी दाहिनी टांग में कुछ हरकत महसूस की। मैं अपनी आंख को जितना झुका सकता था उतना झुकाया तो मुझे 6 इंच लंबी एक इंसानी मखलूक नजर आई, जिसके हाथ में एक तीर कमान और पीठ पर तीरों का एक तरकश था। ऐन उसी वक्त ये 6 इंची मखलूक बड़ी तादाद में सामने आ गई। मैं बड़े ताज्जुब में था और इसी ताज्जुब में मेरे मुंह से एक चीख निकल गई, जिससे वो सब डर कर भाग गए। बाजों के तो चोट भी लग गई, क्योंकि वो घबराकर मेरे जिस्म पर से ज़मीन पर कूद पड़े थे, लेकिन जल्द ही वापस आए और उनमें से एक बहुत दिलेरी से आगे बढ़कर बारीक आवाज में चिल्लाया, जिसके अल्फाज थे हैकीना डेगल, जो बिल्कुल साफ सुनाई दिए।
दूसरे लोगों ने भी यही अल्फाज दोहराए, लेकिन मैं कैसे समझ सकता था कि इसका मतलब क्या था। मैं सख्त मुसीबत में फंसा था। आखिर बड़ी जिद्दोजहद के बाद रस्सियां ढीली हो गईं और मैं अपने बाएं हाथ की रस्सियां तोड़ने में कामयाब हो गया, जो मजबूती के साथ जमीन से जकड़ा हुआ था। अब मैं बाएं हाथ को चेहरे तक आसानी से ले जा सकता था और बालों की रस्सियों को तोड़ सकता था। शदीद खींचातानी में मुझे सख्त तकलीफ हो रही थी, लेकिन मुसलसल कोशिश से बाएं तरफ के बालों की रस्सियां टूट गईं और मैं इस काबिल हो गया कि सर को तकरीबन 2 इंच ऊंचा उठा सकूं। इंसानी मखलूक फिर दौड़ी हुई आई, मगर इससे पहले कि वो लोग मुझे गिरफ्तार करते, मैंने उन्हें जोर से चिल्लाते सुना, टोलगो फोनाक। और फिर कुछ फासले से उन्होंने मेरे बाएं हाथ पर तकरीबन 100 तीर बरसा दिए। ये तीर सुइयों के मानिंद थे, जिन्होंने मेरे हाथ को छेद दिया। पीछे से उन्होंने हवा में फायरिंग की, जैसे कि हम यूरोप में बमबारी करते हैं। उनमें से बहुत से मेरे जिस्म पर आ गिरे, मगर मैंने उन्हें महसूस नहीं किया, और कुछ मेरे चेहरे पर गिर पड़े, जिनको मैंने फौरन ही बाएं हाथ से निकालकर फेंक दिया। मुझ पर जब तीरों की बारिश हुई तो मैं दर्द से कराह उठा। फिर मैंने ढीली रस्सियों को और ढीला करना शुरू कर दिया, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा तीर बरसाने लगे। इत्तफाक से मैं भूरे रंग की चमड़ी की सदरी पहने हुए था, जिससे मेरा जिस्म महफूज रहा। अब मैंने मुनासिब समझा कि रात होने तक खामोश पड़ा रहूं। हालांकि मेरा बायां हाथ आज़ाद था और मैं बाआसानी अपने आप को छुड़ा सकता था, और इस मखलूक के बारे में तो मैंने समझ ही लिया था कि अगर ये लोग सबके सब इसी कदो कामत के हैं तो बड़ी से बड़ी तादाद में भी आकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने तीर अंदाजी बंद कर दी, लेकिन बाएं जानिब तकरीबन 4 गज के फासले पर मैंने लोगों को मुसलसल 1 घंटे तक कुछ काम करते पाया, और जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो वहां जमीन से तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा स्टेज बना हुआ था, जिस पर चढ़ने के लिए 2-3 सीढ़ियां भी लगी हुई थीं। एक आदमी जो करीने से उनका हाकिम मालूम होता था, उसने उस स्टेज पर जाकर एक तकरीर की, लेकिन उसका एक लफ्ज भी मेरी समझ में न आया। अपनी तकरीर शुरू करने से कबल वो 3 दफा चिल्लाया, लैंग्रो टहल सन, जिनको दूसरे लोगों ने दोहराया और मुझे कुछ समझाने की कोशिश की गई। इसके बाद तकरीबन 50 आदमियों ने आकर मेरे सर के दाएं तरफ की रस्सियां काट दी और बाएं तरफ मुड़ने के लिए आज़ाद कर दिया, ताकि मैं उन आदमियों को देख सकूं जिन्होंने तकरीर की थी। एक आदमी दूसरे तीनों आदमियों से मुकाबलातन लंबा था, जो स्टेज पर उसके साथ मौजूद थे। एक लड़का उनमें शामिल था, जो मेरी बीच की उंगली से कुछ ज्यादा बड़ा होगा। दूसरे दोनों आदमी उसके दोनों तरफ खड़े हुए थे। मैं भूख से निढाल हो रहा था, क्योंकि जहाज छोड़ने से पहले मैंने कुछ नहीं खाया था। इसलिए भूख के इजहार के लिए मैंने अपने मुंह में उंगली रखी। हाकिम ने मेरा मतलब समझ लिया। वह फौरन स्टेज से नीचे उतर आया और उसने मेरे इर्द गिर्द कई सीढ़ियां लगाने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद तकरीबन 100 आदमी गोश्त से भरे हुए थैले लेकर मेरे मुंह तक चढ़ने लगे। मैंने देखा कि उन थैलों में जानवरों का गोश्त था, बकरी का गोश्त, भेड़ों की टांगें और बार्द वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के चंडोल और परिंदों का गोश्त। मैं एक एक थैला 2-3 दफा में खा जाता और एक एक दफा में 3-3 रोटियां। उन्होंने एक बड़ी मिकदार में खाना फराहम किया और मैं तकरीबन 1000 आदमियों का खाना खा गया। ये देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरी भूख इतनी ज्यादा है। खाना खाने के बाद मैंने दूसरे इशारे से कुछ पीने के लिए तलब किया और उन्होंने मुझे कुछ पीने को दिया, जिसे एक ही दफा में हड़प कर गया, जो मुश्किल से 1 बोतल के बराबर होगा। उसका जायका बरगंडी के मशरूब जैसा था और बहुत ही मजेदार था। फिर उन्होंने दूसरा प्याला दिया, वो भी मैं पी गया और मजीद तलब किया, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उनके पास कुछ भी ना था। मैं जब खाने पीने से फारिग हो चुका तो लोग खुशी से मेरे सीने के ऊपर नाचने और चिल्लाने लगे। वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रहे थे, हैकीना डीगल। इसके बाद उन्होंने मुझे इशारा किया कि दोनों पैमाने नीचे फेंक दो, और कबल इसके कि मैं पैमाने नीचे फेंकूं, उन्होंने नीचे खड़े हुए लोगों को ये अल्फाज कहकर आगाह कर दिया, बवाच मोवीला। कुछ देर बाद जब उन्होंने महसूस कर लिया कि अब मुझे खाने की ज्यादा ख्वाहिश नहीं है, तो कितार में से एक आदमी शाहाना जाहो जलाल के साथ नमूदार हुआ और मेरी दाएं टांग के ऊपर चढ़कर और आगे बढ़ते बढ़ते चेहरे तक पहुंच गया, जिसके पीछे तकरीबन 1 दर्जन आदमी थे जो उसके साथियों में से थे। वो मेरी आंख के करीब आकर ठहर गया और तकरीबन 10 मिनट तक अपने बादशाह का कोई पैगाम मुझ तक पहुंचाता रहा, जिसका मंशा गालिबन ये था कि उनका दारुल सल्तनत वहां से आधे मील के फासले पर है और बादशाह के हुक्म से मुझे उस मुकाम पर पहुंचना है। अब मैंने हाथ के इशारे से कहा कि मुझे आज़ाद कर दो, जिसके जवाब में उन्होंने अपना सर हिलाया, जैसे वो मेरा मतलब अच्छी तरह समझ गए हों। लेकिन डोरियां खोलने की बजाय उन्होंने हाथों की हरकत से मुझे समझाया कि मैं एक कैदी हूं और मुझे इसी तरह जाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे खाने पीने का काफी मिकदार में इंतजाम कर दिया जाएगा और तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जाएगा। इस वक्फा में मैंने सोचा कि बंधन तोड़कर फरार हो जाऊं, और मैंने इसकी कोशिश शुरू ही की थी कि मेरे चेहरे और हाथों पर तीर पड़ने लगे, जिससे मैं जख्मी हो गया।
اب مجھے ان سے شکایت کا موقع مل گیا تھا۔ میرے پاس کھلا ہوا ثبوت موجود تھا، لہٰذا میں نے کہا کہ کیا مجھ کو اسی طرح خوش رکھا جائے گا اور یوں ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد جلد ہی میں نے اپنے بائیں طرف لوگوں کی ایک بڑی تعداد محسوس کی جو ڈوریوں کو ڈھیلا کر رہے تھے۔ اب ڈوریاں اتنی ڈھیلی ہو گئی تھیں کہ میں آسانی سے کروٹ لے سکتا تھا۔ پھر انہوں نے میرے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر کے بعد تیروں سے پڑے ہوئے زخموں میں تکلیف کم ہو گئی اور میں قدرے آرام محسوس کرنے لگا۔ چونکہ میں بہت تھک گیا تھا اس لیے سو گیا اور تقریباً 8 گھنٹے تک سوتا رہا۔ یہ بات کچھ تعجب خیز نہیں ہے کہ شہنشاہ کے حکم سے مجھے نیند والی دوا پلا دی گئی تھی۔ میں جتنی دیر سوتا رہا اس عرصے میں بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا جس کی روح سے حکم دیا گیا کہ مجھے پہلے کی طرح قید کیا جائے، میرے کھانے اور پینے کا کافی مقدار میں انتظام کیا جائے اور میرے دارالحکومت تک لے جانے کے لیے ایک گاڑی تیار کی جائے۔ ان لوگوں کے پاس ایسی بہت سی گاڑیاں تھیں جن میں پہیے لگے ہوئے تھے اور جو درختوں کی لکڑی اور دوسرے وزنی چیزیں لے جانے کے لیے بنائی گئی تھیں۔ یہ گاڑیاں اکثر جنگ کے زمانے میں بھی کام آتی تھیں۔ ان میں 9 فٹ لمبا لکڑی کا تختہ لگا کر انجنوں کے ذریعے انہیں سمندر سے 300 یا 400 گز کے فاصلے پر لے جایا جاتا اور حسب ضرورت استعمال کیا جاتا۔ بادشاہ نے مجھے لے جانے کا حکم دیا تو 500 بڑھئی اور انجینئر فوراً کام پر لگ گئے۔ زمین سے 3 انچ اونچا، 7 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا لکڑی کا ایک تختہ تیار کیا گیا اور تختے میں 22 پہیے لگائے گئے اور یہ کام اس تیزی سے ہوا کہ گاڑی 4 گھنٹے میں تیار ہو گئی۔ پھر مجھے اس میں لا کر ڈال دیا گیا۔ اس گاڑی میں اونچائی اور گنجائش کم تھی کیونکہ اس میں 80 کھمبے لگائے گئے تھے۔ ایک کھمبا 1 فٹ اونچا تھا جس میں ایک ہک لگا ہوا تھا۔ ڈوریاں ان ہکوں سے بندھی ہوئی تھیں جو میرے جسم، ٹانگوں، ہاتھوں اور گلے کو جکڑے ہوئے تھیں۔ 900 تندرست آدمی ان ڈوریوں کو کھینچنے کے لیے مقرر تھے جو ہکوں میں لگی ہوئی چرخیوں کے ذریعے کھمبوں سے کسی ہوئی تھیں۔ مجھے گاڑی تک لانے اور رسیوں سے جکڑنے میں تقریباً 3 گھنٹے صرف ہوئے۔ 500 تندرست گھوڑے مجھے دارالخلافہ تک لے جانے کے لیے لائے گئے جس کا فاصلہ تقریباً آدھا میل تھا۔ ہر گھوڑے کی لمبائی 4 انچ، اونچائی ½ انچ تھی۔ اس طویل سفر میں رات ہو گئی اور ہم کو ایک مقام پر ٹھہرنا پڑا۔ 500 محافظ میرے دونوں طرف تعینات تھے جن میں سے آدھے ہاتھوں میں ٹارچ لیے اور آدھے ہاتھوں میں تیر کمان لیے ہوئے تھے تاکہ میری ذرا سی حرکت پر مجھے نشانہ بنا دیا جائے۔ دوسری صبح پو پھٹتے ہی ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا اور 200 گز کا سفر طے کرنے کے بعد ہم دوپہر تک شہر کے پھاٹک پر پہنچ گئے، جس کی خبر سن کر شہنشاہ اور اس کے درباری مجھے دیکھنے کے لیے آ گئے۔ پھر مجھے ایک قدیم مندر کے قریب لے جا کر ٹھہرایا گیا جو بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ اس مندر کی عمارت میں میرے رہنے کا انتظام کیا گیا۔ اس کا جو دروازہ شمال کی طرف تھا وہ تقریباً 4 فٹ اونچا اور 2 فٹ چوڑا تھا۔ میں اس سے بآسانی گزر سکتا تھا۔ پھاٹک کے ہر طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو زمین سے 6 انچ کی بلندی پر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے بہت سے لوہار تقریباً 91 زنجیریں لے کر آ گئے۔ یہ زنجیریں اتنی بڑی تھی جیسے یورپ میں خواتین کی گھڑیوں کی زنجیریں ہوتی ہیں۔ میں نے مندر کے دوسری جانب دیکھا تو تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر ایک بڑی سڑک تھی جس کے ایک کنارے پر 5 فٹ اونچا ایک برج بنا ہوا تھا۔ بادشاہ ماں اپنے درباریوں کے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مجھے دیکھنے کے لیے اس برج پر بیٹھا ہوا تھا اور تقریباً 10 لاکھ آدمی اس کے ارد گرد جمع تھے جو دوسرے شہروں سے آئے تھے۔ میرے محافظوں کی تعداد میرے خیال میں 10,000 سے زیادہ نہ تھی۔ ابھی میں لوگوں کی تعداد کو شمار ہی کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ سیڑھیاں لگا کر میرے جسم پر چڑھ گئے اور جسم پر بندھی ہوئی ڈوریوں کا بغور معائنہ کرنے لگے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ زنجیریں توڑنا میرے لیے ناممکن ہے تو انہوں نے تمام رسیاں کاٹ دیں۔ میں رسیاں کھلنے پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے اٹھنے اور چلنے کو دیکھ کر لوگوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ زنجیر جو میرے بائیں پیر میں بندھی ہوئی تھی وہ تقریباً 2 گز لمبی تھی، اس لیے میں نصف دائرے میں چل پھر سکتا تھا اور مندر میں بھی جا سکتا تھا جس میں اتنی جگہ تھی کہ میں ٹانگیں پھیلا کر لیٹ سکوں۔ جب میں نے اپنے آپ کو بالکل آزاد پایا تو پورے شہر کا جائزہ لیا جو کسی باغ کی طرح تھا اور جس کے کھیتوں کا رقبہ عام طور پر 40 مربع فٹ تھا۔ کھیت دور سے ایسے لگتے تھے جیسے سفید پھولوں کی چادر بچھی ہو۔ پیڑوں کی تعداد بھی بہت تھی۔ سب سے بڑا پیڑ میرے اندازے کے مطابق 7 فٹ اونچا ہوگا۔ بہرحال مجھے پورے شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا جیسے فلم کے پردے پر کسی شہر کی رنگین تصویر دیکھ رہا ہوں۔ اب شہنشاہ برج سے نیچے اترا اور گھوڑے پر سوار ہو کر میری طرف بڑھا۔ پھر اس نے اپنے نوکروں کو مجھے کھانا پانی دینے کا حکم دیا، جو شہنشاہ کا حکم پاتے ہی کھانا لانے کے لیے دوڑ پڑے اور پہیوں والی گاڑیوں میں بھر کر میری طرف گھسیٹ کر لائے۔ میں نے ان گاڑیوں کو اپنی طرف کھینچ لیا اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں خالی کر دیا۔ گاڑیوں میں سے 20 گاڑیاں گوشت سے اور 10 گاڑیاں مشروبات سے بھری ہوئی تھیں۔ ایک گاڑی کا کھانا میں 2-3 لقموں میں کھا جاتا تھا اور مشروب کی 10 بوتلیں میرے ایک گھونٹ کے برابر تھیں۔ شہنشاہ اور اس کی نوجوان ملکہ دونوں عورتوں کے جھرمٹ میں تھے جو تھوڑے فاصلے پر کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھیں۔
मगर जब शहनशाह का घोड़ा एक हादसे से दोचार हुआ तो वो अपने आदमियों के पास आ गया। शहनशाह अपने दरबारियों में सबसे ज्यादा लंबा और तकरीबन मेरे नाखून के बराबर चौड़ा था। उसकी शक्ल सूरत भी अच्छी थी, मेहराबदार नाक और जैतूनी चेहरा। कपड़े बिल्कुल सादे थे। सर पर हीरे और जवाहरात से जुड़ा हुआ सोने का एक चमकता हुआ ताज था। उसने अपने हाथ में खुली हुई तलवार इस डर से पकड़ रखी थी कि अगर मैं रस्सियां तोड़ दूं तो वो अपनी ही हिफाजत कर सके। उसकी नियाम भी सोने की थी जिस पर हीरे जुड़े हुए थे। आवाज तेज लेकिन बहुत साफ थी, जिसको मैं आसानी से सुन सकता था। मंदिर का ये घर मेरे लिए बहुत तकलीफदेह साबित हुआ, क्योंकि वहां मुझे जमीन पर लेटना पड़ता था और मैं इसका आदी ना था। इस तरह तकरीबन 15 दिन गुजर गए। इस अरसे में शहनशाह ने मेरे लिए पलंग फराहम करने का हुक्म दिया, जिसकी तामील की गई और 600 पलंग गाड़ियों में लाए गए, जिनको जोड़ने का काम मंदिर के अंदर शुरू किया गया। 150 बिस्तरों को सीकर मेरे लिए एक लंबा चौड़ा गद्दा बनाया गया और अब मैं किसी हद तक आराम से था। इसके बाद शहनशाह ने हुक्म दिया कि शहर के इर्द गिर्द 900 गज के अंदर चारों तरफ जो लोग आबाद हैं वो हर सुबह 6 गायों और 40 भेड़ों का गोश्त जमा किया करें। रोटियों और मशरूबात का भी काफ़ी मिकदार में इंतज़ाम किया जाए। तकरीबन 600 आदमी मेरी खिदमत गुजारी के लिए मुकर्रर हुए। उन आदमियों की रिहाइश के लिए भी बेहतरीन इंतज़ाम किया और मेरे घर के चारों तरफ उनके रहने के लिए खैमे लगवा दिए गए। ये इंतज़ाम करने के बाद शहनशाह ने दर्जियों को मुल्क के फैशन के मुताबिक मेरे लिए एक सूट सीने का हुक्म दिया। इसके अलावा उसने 6 आला तालीम याफ्ता मुअल्लिम मुकर्रर किए ताकि मैं उनकी ज़ुबान सीख लूँ। इसके अलावा उसने ये भी हुक्म दिया कि बादशाही घोड़े रोज़ाना मेरे सामने दौड़ाए जाएं और मुहाफ़िज़ों के गिरोह को मशक कराई जाए ताकि मैं उनके तौर तरीक़ों से वाकिफ़ हो सकूं। तकरीबन 3 हफ्ते में मैंने उनकी ज़ुबान में कुछ शुद्ध-बुद्ध हासिल कर ली। इस दौरान बादशाह ने कई बार मुलाकात की। वह इस बात से बहुत खुश था कि मैंने किसी हद तक उसकी ज़ुबान सीख ली थी। एक दिन उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मेरी तलाशी लेना चाहता है कि कहीं मैंने कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा है। इस काम के लिए उसने 2 अफसरों को तैनात किया जो अजीम शख्सियत के मालिक थे। मैंने कहा मैं खुद कपड़े उतार कर झाड़े देता हूँ, लेकिन शहनशाह ने मंजूर नहीं किया और जवाब दिया कि शाही कानून के मुताबिक दोनों अफसरों को तलाशी लेनी चाहिए। मैंने दोनों अफसरों को हाथ से उठाकर कोट की एक जेब में डाल लिया। पहली जेब की तलाशी के बाद उनको उस जेब से निकालकर दूसरी जेब में रख लिया। घड़ी वाली 2 जेबों और एक खुफिया जेब को छोड़कर मैंने तमाम जेबों की तलाशी दे दी। पहली छोटी जेब में एक चांदी की घड़ी थी और दूसरी जेब में एक बटवा था जिसमें थोड़ा सा सोना था। जब दोनों अफसर तलाशी ले चुके तो उन्होंने कागज कलम संभाला और तलाशी के दौरान उन्हें मेरी जेबों में जो चीज़ें नजर आई थीं उनकी एक मुफस्सल फहरिस्त तैयार की। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उन्हें नीचे उतार दूं ताकि वो फहरिस्त बादशाह तक पहुंचा सकें। इस फहरिस्त को उन्होंने इस तरह तरतीब दिया था। अजीम इंसानी पहाड़ की दाहिनी जेबों की तलाशी में हमने सिर्फ खुरदरे कपड़े का एक टुकड़ा पाया जो शाही कमरे के कालीन के बराबर होगा। बाईं तरफ की जेब में हमें एक चांदी का बड़ा संदूक मिला जो धात के ढकने से ढका हुआ है। जो चीजें हमें तलाशी में मिली हैं उनमें से एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसे हम उठा सकते। वास्कर की दाहिनी जेब में पतली सी सफेद चीज का 3 आदमियों की मोटाई के बराबर एक बड़ा बंडल है जिसके ऊपर कोई दूसरी चीज लिपटी हुई है जो एक मजबूत रस्सी से कसा हुआ है। इसके अलावा एक कागज पर काले नक्श बने हुए हैं। हमारे ख्याल में वो लिखा हुआ होगा। उसका हर लफ्ज हमारे हाथ की निसफ हथेली के बराबर है। बाईं तरफ की जेब में एक किस्म का इंजन है जिसके पीछे की तरफ 20 लंबे लंबे खंबे लगे हुए हैं। उसके मुतालिक हमारा ख्याल है कि इंसानी पहाड़ इसे अपने बालों में कंघी करता होगा। दाहिनी तरफ की बड़ी जेब में जिसका आधा हिस्सा ढका हुआ है हमने लोहे का एक खोखला सतून देखा। उस सतून की लंबाई तकरीबन एक आदमी के बराबर होगी। उसमें मजबूत लकड़ी का एक टुकड़ा कसा हुआ है जो सतून से बड़ा है। एक तरफ अजीबोगरीब किस्म के बड़े बड़े लोहे के टुकड़े चिपके हुए हैं। उस चीज के मुतालिक हम नहीं जानते और ना कोई अपनी राय पेश कर सकते हैं। बाईं तरफ की बड़ी जेब में भी इसी किस्म का दूसरा इंजन है। दाहिनी तरफ की सबसे छोटी जेब में सफेद और लाल धात के कई किस्म के छोटे बड़े गोल और चौकोर टुकड़े हैं। उनका हुजम भी मुख्तलिफ है। सफेद टुकड़े तो चांदी के मालूम होते हैं जो किसी कदर बड़े भी थे और भारी भी, और जिनको मैं और मेरा साथी मुश्किल से उठा सकते थे। इंसानी पहाड़ की 2 जेबें और भी हैं जिसमें हम लोग दाखिल नहीं हो सके। उन जेबों को घड़ी रखने वाली छोटी जेब कहते हैं। उन जेबों पर ढके हुए कपड़े में एक एक सुराख है। दाहिनी तरफ की जेब में बाहर की तरफ एक बड़ी चांदी की जंजीर लटक रही है और अंदर की तरफ एक अजीबोगरीब किस्म का इंजन है। उस इंजन की बनावट ग्लोब की सी है। यह आधा चांदी का और आधा शफाफ धात का है। शफाफ हिस्से में एक दायरा है जिसमें कुछ निशान खिंचे हुए हैं। बहरहाल जहां पना के हुक्म के मुताबिक हमने उसकी तमाम जेबों की तलाशी ली, जिसके दौरान हमने देखा कि उसकी कमर के गिर्द जानवर की खाल का बना हुआ एक पटका बंधा हुआ है। बाईं तरफ पटके में एक तलवार लटक रही है। तलवार की लंबाई तकरीबन 5 आदमियों की लंबाई के बराबर है।
दाहिनी तरफ एक थैला है जिसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में कई ग्लोब या गेंदें हैं जो भारी धात की हैं और तकरीबन हमारे सरों से बड़ी हैं। दूसरे हिस्से में थोड़े से काले काले जर्रे भरे हुए हैं। ये जर्रे ज्यादा भारी नहीं हैं और तकरीबन 50 आदमी इनको अपनी हथेलियों में ले सकते हैं। ये है वो मुफस्सल फहरिस्त जो हमने इंसानी पहाड़ के जिस्म का जायजा लेने के बाद तैयार की है। शहनशाही दौरे हुकूमत के 89 चांद के 14वें दिन दस्तखत किए गए और मोहर लगाई गई। क्लेफरिन फ्रेलाक, मर्सी फ्रेलाक। जब ये फहरिस्त शहनशाह के सामने पढ़कर सुनाई गई तो उसने उन तमाम चीज़ों को महफूज रखने और उनको दिखाने का हुक्म दिया। सबसे पहले उसने मुझसे तलवार की नुमाइश की ख्वाहिश की। मैंने उसके हुक्म की तामील की, तलवार नियाम से बाहर निकाल ली। जब मैंने तलवार निकाली तो शहनशाह ने 3000 फौजियों को तीर कमान के साथ तैयार रहने का हुक्म दिया जो कुछ फासले पर खड़े हुए थे। फिर शहनशाह ने मुझे तलवार चलाने का इशारा किया। मेरी तलवार समुद्र के पानी से जंग आलूद हो चुकी थी। फल का कुछ हिस्सा चमकदार था। बादशाह के हुक्म पर जब मैंने तलवार को घुमाया तो सूरज की किरणों में उसकी एक चमक पैदा हुई। जब उसका अक्स उनकी आंखों में पड़ा तो वो चुंधियाने लगी और उन पर ऐसी हैबत तारी हुई कि वो खौफ से चिल्ला उठे। बादशाह भी खौफजदा हो गया और उसने तलवार नियाम में रख लेने का हुक्म दे दिया। फिर शहनशाह ने अगली चीज तलब की जो कि एक पिस्तौल था। मैंने उसमें बारूद भरकर बादशाह को आगाह किया कि वो डरे नहीं। इसके बाद हवा में फायर कर दिया। पिस्तौल के धमाके से उन लोगों पर तलवार की चमक से भी ज्यादा खौफ तारी हुआ और लगभग 100 आदमियों ने गिरकर उसी वक्त दम तोड़ दिया। बादशाह जमीन पर खड़ा तो रहा लेकिन थोड़ी देर तक उसकी हालत भी खराब रही और वो अपने आप को पूरी तरह काबू न रख सका। मैंने अपने दोनों पिस्तौल, गोलियां और बारूद, अपनी थैली, ये सब चीजें उसको दे दी और उससे दरख्वास्त की कि वो बारूद को आग से दूर रखे वरना वो फौरन आग पकड़ लेगा जिससे एक धमाका होगा और उसका महल हवा में उड़ जाएगा। इसके बाद मैंने जेब से घड़ी निकाल ली। बादशाह उस घड़ी को देखने का बहुत मुश्ताक था। उसने फौरन अपने 2 नौजवान सिपाहियों को जो कद में सबसे ज्यादा लंबे थे हुक्म दिया कि वो इस घड़ी को एक डंडे में लटकाकर और डंडे को कंधों पर रखकर एहतियात से ले आएं। जब घड़ी उसके करीब पहुंची तो वो उसकी आवाज सुनकर हैरान रह गया और जब उसकी निगाह हिलती हुई सुइयों पर गई तो उसको और ज्यादा ताज्जुब हुआ। इसके बाद मैंने अपनी तमाम चीजें मसलन चांदी और सोने के सिक्के, बटुए में रखे हुए सोने के बड़े और छोटे टुकड़े, कंगा, चांदी का नस्वार का डब्बा, रुमाल और डायरी वगैरह भी निकाल कर उनको दे दी। ये तमाम चीजें मुझे वापस कर दी गईं। सिर्फ तलवार और पिस्तौल को गाड़ी में रखकर शाही स्टोर भिजवा दिया गया। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक खुफिया जेब जो उनकी तलाशी से बच गई थी, उन दोनों तरफ की जेबों में ऐनक का जोड़ा था जो मैं कभी कभी आंखें कमजोर होने के बायस लगा लेता था। इसके अलावा एक दूरबीन और इस्तेमाल की कई दूसरी छोटी छोटी अशिया भी थीं। मैं डर रहा था कि अगर उन्होंने चीजों पर कब्जा कर लिया तो इसका अंजाम ये होगा कि या तो वो चीजों को तोड़ फोड़ देंगे या फिर उनको खो देंगे। मेरे अच्छे बर्ताव से बादशाह और उसके दरबारी फौज और रियाया सभी खुश थे। मैंने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए उन्होंने भी मेरे साथ अच्छा सलूक किया और मुझे आराम से रखा। उनके इस अखलाक से मुझे कुछ उम्मीद बंधी कि शायद थोड़े ही अरसे में वहां से रिहाई पा जाऊंगा। मुल्क के लोग भी अक्सर बगैर किसी खौफ व खतरे के मुझसे मिलने आते। अब वो इतने नडर हो गए थे कि मैं कभी कभी अपना दिल बहलाने के लिए लेट जाता तो 5-6 आदमी मेरे हाथ पर चढ़कर खुशी से नाचने लगते। बड़े लोगों के अलावा छोटे लड़के और लड़कियां भी मेरे पास आते और खेला करते। वो खेलते वक्त मेरे बालों में छुप जाते और दूसरे बच्चे बालों में ही घुसकर उनको तलाश कर लेते। उनकी सोबत में रहते रहते मैं उनकी जुबान भी अच्छी तरह समझने लगा था और मुझे उसको बोलने में काफी महारत हो गई थी। घोड़ों की फौज और शाही अस्तबल की देखभाल मेरे जिम्मा थी। मैं उस हमले का सरबराह था और रोजाना उनको मश्क करवाता था। घुड़सवार मेरे हाथ के ऊपर से घोड़ों को छलांग लगवाते और मैं उनको पकड़कर जमीन पर खड़ा कर देता। बादशाह के शिकारियों में से एक का घोड़ा बहुत तेज रफ्तार था जो काफी ऊंची छलांग लगाता था। एक दिन मैंने बादशाह को खुश करने के लिए एक तरकीब सोची और बादशाह से कहा कि बैद की पतली सी और 2 फुट लंबी कई लकड़ियां मुझे मंगवा दे। उसने कारीगरों को छड़ियां बनाने का हुक्म दिया और दूसरे दिन सुबह को 6 कारीगर उन छड़ियों को कई घोड़ों पर लाद कर ले आए। हर गाड़ी को खींचने के लिए 80 घोड़े लगे हुए थे। मैंने उन छड़ियों को गाड़ियों पर से उतारकर उन्हें जमीन पर गाड़ दिया और 2.5 फुट की लंबाई को छोड़कर उनसे एक मुरब्बा बनाया। इसके बाद अपना रुमाल उन छड़ियों के ऊपर इस तरह कस दिया जैसे ढोल पर झिल्ली मुंडी जाती है। फिर मैंने दूसरी 4 छड़ियां लेकर चारों तरफ के कोनों में लगा दी। इन तमाम कामों से फारिग हो चुका तो मैंने बादशाह से कहा कि उसके बेहतरीन 24 घोड़ों का एक दस्ता इस मैदान में आकर मश्क करे। बादशाह ने मेरी राय से इत्तफाक किया। मैंने एक एक करके घोड़ों को हाथ पर लिया, बाजू पर चढ़ाया और अफसरों समेत उनको मश्क करवाई। मश्क के दौरान उनको हुक्म मिला कि फौरन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएं। उन्होंने इस पर अमल किया और जंग का मैदान सा नजर के सामने आ गया। तीर कमान उनके हाथों में थे और तलवारें खिंची हुई थीं।
فرار اور تعاقب کا مظاہرہ ہوا، حملے پر حملے کیے گئے، غرض انہوں نے جنگ کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ بادشاہ اس سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے حکم دیا کہ اس تماشے کو کئی دن تک جاری رکھا جائے۔ پھر اس نے اپنی ملکہ کو اس کا شوق دلایا اور وہ بھی یہ تماشا دیکھنے کے لیے آئی۔ اس کے لیے 2 گز کے فاصلے پر ایک سٹیج تیار کیا گیا جہاں سے وہ ہر چیز اچھی طرح دیکھ سکتی تھی۔ اس کو میری خوش قسمتی کہنا چاہیے کہ ان تماشوں میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، صرف ایک کپتان کے گھوڑے نے سم مار کر میرے رومال میں سوراخ کر دیا، اس کا پیر پھسل گیا اور وہ اپنے سوار سمیت گر گیا، لیکن میں نے دونوں کو بچا لیا۔ گھوڑے کی ہلکی سی چوٹ آئی تھی لیکن سوار بالکل محفوظ رہا۔ میں نے رومال کی مرمت کر دی لیکن اب رومال زیادہ مضبوط نہ رہا تھا۔ میری آزادی کو 3 دن ہوئے تھے کہ شہنشاہ نے اپنے درباریوں سے بیان کیا کہ رعایا میں سے بعض لوگوں نے اس جگہ کے قریب جہاں سے میں گرفتار کیا گیا تھا ایک بڑی سی کالی کالی چیز زمین پر پڑی ہوئی دیکھی ہے جس کی شکل عجیب قسم کی ہے اور جو چاروں طرف سے اتنی چوڑی ہے جیسے کوئی شاہی کمرہ، بیچ کا حصہ ابھرا ہوا ہے اور اتنا اونچا ہے جتنا کہ ایک آدمی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کے چاروں طرف چکر بھی لگایا اور کافی وقت صرف کیا۔ اس کی چوٹی پر جانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے کندھوں پر چڑھ گئے اور انہوں نے اس کی چوٹی پر پہنچ کر دیکھا کہ اس کی سطح کافی چوڑی ہے۔ انہیں خیال ہوا کہ وہ اسی انسانی پہاڑ سے متعلق کوئی چیز ہوگی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ خوشی بھی ہوئی کہ اس کو صرف 5 گھوڑوں کے ذریعے لایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے اور اس خبر کے ملنے سے میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ یہ میرا ہیڈ تھا جو میں ایک پٹے کے ذریعے کس لیتا تھا تاکہ وہ گرنے نہ پائے۔ میں نے درباریوں سے کہا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ اسے منگوا دیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن اسے چھکڑوں پر لاد کر لے آیا گیا، لیکن اس کی حالت اچھی نہ رہی تھی کیونکہ لانے والوں نے کناروں سے 1.5 انچ کا فاصلہ چھوڑ کر اس میں چھید کر دیے تھے اور ان چھیدوں میں انکڑے لگا دیے تھے جن کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ میرا ہیٹ آدھے میل تک کھینچ کر لایا گیا تھا، لہٰذا اس کے کھینچنے سے اسے میری توقع سے زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ اس مہم کے 2 دن بعد شہنشاہ نے عجیب انداز کا ایک دلچسپ تصور پیش کیا۔ اس نے خواہش کی کہ میں اپنی ٹانگوں کو زیادہ سے زیادہ الگ کر کے کھڑا ہو جاؤں۔ پھر اس نے اپنی فوج کو بلوایا اور جوانوں کو میری ٹانگوں کے نیچے سے مارچ کرنے کا حکم دیا۔ پیدل فوج میں 24 آدمیوں کی ایک قطار تھی اور سواروں کی ہر قطار میں 16 آدمی تھے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ فوجی وردیوں اور فوجی باجوں کے ساتھ مارچ کیا۔ ان کے ہاتھوں میں اعلیٰ قسم کے برچے اور بلم بھی تھے۔ پیدل فوج کی تعداد 3000 تھی اور گھڑ سوار پورے 1000۔ میں نے اکثر شہنشاہ سے اپنی آزادی کے بارے میں کہا تھا۔ آخر ایک دن اس نے بھری کونسل میں میرے معاملے کو پیش کر دیا۔ وہاں میرا کوئی مخالف نہ تھا سوائے اسکیرس بولگو کے، جو واقعی میرا دشمن تھا۔ وہ اس ملک کا امیر البحر تھا، یعنی سمندری بیڑے کا سپہ سالار۔ آخر کار وہ بھی اپنی رضامندی دینے پر مجبور کیا گیا، لیکن اس نے میری آزادی کے لیے بعض شرطیں لگا دیں۔ اس نے کہا کہ مجھے ان شرطوں کو ماننے کے لیے پہلے اپنے طور پر عہد کرنا پڑے گا، پھر اس ملک کے رواج کے مطابق قسم کھانی ہوگی۔ وہاں کا رواج یہ تھا کہ میں اپنے داہنے پنجے کو بائیں ہاتھ میں پکڑوں، داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی کو سر پر رکھوں اور اس کے انگوٹھے کو داہنے کان کے سرے پر لگاؤں۔ مگر چونکہ پڑھنے والے میری آزادی کی شرائط جاننے کے لیے بےقرار ہوں گے، اس لیے میں انہیں لفظ با لفظ پیش کرتا ہوں۔ گول باسٹو مومارن، ایویلیم گرڈیلو شیفن، ملی اولی گولی پولی لیلی پٹ کے طاقتور بادشاہ کائنات کے نازک اور ہیبتناک شہنشاہ، جن کی سلطنت 12 میل کے احاطے میں زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہے، جو بادشاہوں کے بادشاہ اور آدم کی اولاد میں سب سے لمبے ہیں، جن کے قدم سے زمین دھنس جاتی ہے، جن کا سر سورج کو چھونے لگتا ہے، جن کے سلام کے لیے روئے زمین کے شہزادے گھٹنوں کو خم کر دیتے ہیں، جو بہار کی طرح شگفتہ، گرمیوں کی طرح آرام دہ، خزاں کی طرح پھلدار اور جاڑوں کی طرح خوفناک ہیں۔ انتہائی بلند پایا شہنشاہ انسانی پہاڑ کے لیے حسب ذیل شرائط تجویز فرماتے ہیں، جن کو وہ نہایت شکر گزاری کے ساتھ پورا کرنے کا حلف اٹھاتا ہے۔ پہلے یہ کہ انسانی پہاڑ بغیر ہماری اجازت کے ہماری حکومت سے علیحدگی اختیار نہ کرے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ بغیر ہماری اجازت دارالخلافہ میں داخل نہ ہوگا۔ تیسرا یہ کہ صرف اپنی بڑی اور چوڑی سڑک پر چلے گا، اس کے علاوہ کسی اور سڑک پر چلنے کا مجاز نہ ہوگا اور نہ کسی سبزہ زار یا اناج کے کھیتوں میں لیٹے گا۔ چوتھا یہ کہ جب وہ سڑک پر چلے گا تو اس بات کا خیال رکھے گا کہ ہماری رعایا کے لوگ گھوڑے یا گاڑیوں اس کے چلنے سے روندی نہ جائیں، اور نہ ہی ہماری اجازت کے بغیر وہ ہماری رعایا میں سے کسی کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے۔ پانچویں یہ کہ اگر کہیں پیغام بھیجنا ہوگا تو انسانی پہاڑ کو یہ کام انجام دینا ہوگا کہ پیغام رساں اور گھوڑے کو اپنی جیب میں ڈال کر لے جائے اور پیغام پہنچانے کے بعد واپس لے آئے اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ چھٹا یہ کہ جزیرہ بیلیفوسکو ہمارا مخالف ہے، وہ جلد ہی ہمارے ملک پر حملہ کرنے والا ہے، اس کے لیے وہ جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا اور دشمن کی بہت بڑی تعداد کو تباہ و برباد کرے گا۔ ساتویں یہ کہ انسانی پہاڑ شاہی باغ اور عمارتیں بنانے میں ہمارے مزدوروں اور کاریگروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور بڑے بڑے پتھر اٹھانے میں ان کی مدد کرے گا۔
आखिरी शर्त यह है कि ऊपर लिखी हुई तमाम शर्तों को पूरा करने का सिला ये दिया जाएगा कि इंसानी पहाड़ के लिए इतना खाना और पानी फराहम किया जाएगा जो हमारे 1724 आदमियों के लिए काफ़ी होता है। मैंने इन शर्तों को पूरा करने के लिए बड़ी ईमानदारी और सब्र शुक्र के साथ हलफ उठाया। हालांकि इनमें से कुछ शर्तें ऐसी थी जो पूरी करने के काबिल न थीं, लेकिन मैंने उनके लिए भी हलफ उठा लिया। हलफ उठाने के बाद मेरी जंजीरें फौरन खोल दी गईं और मुझे आज़ाद कर दिया गया। मैं फौरन शहनशाह के पैरों पर शुक्री के लिए झुक गया, लेकिन उसने मुझे उठने का हुक्म दिया और कहा कि वो मुझसे अपने आप को एक कामयाब मुलाजिम साबित करने की तवक्को रखता है। आज़ादी हासिल कर लेने के बाद मैंने पहली दरख्वास्त ये की कि मैं दारुल खलाफा मिलडिंडो देखना चाहता हूँ। बादशाह ने इसकी इजाज़त दे दी, लेकिन तंबीह कर दी कि रियाया और घरों को नुकसान न पहुँचने पाए। मेरे कद्दो कामत का ऐलान करके लोगों को भी आगाह कर दिया गया कि मैं शहर की सैर करूंगा। एक दीवार जो दारुल खलाफा को चारों तरफ से घेरे हुए थी 2.5 फुट ऊंची और तकरीबन 11 इंच चौड़ी थी, ताकि एक घोड़ा गाड़ी बआसानी उस पर चारों तरफ से गुजर सके, और बाहरी सिरे पर 10-10 फुट के फासले से बुर्ज बने हुए थे। मैं पश्चिम के बड़े फाटक से दाखिल हुआ और 2 खास सड़कों पर आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा। मैंने सिर्फ अपनी हल्की वास्कट पहन रखी थी, क्योंकि कोट पहनता तो उसके दामनों से मकान के सतूनों को नुकसान पहुंच जाने का खतरा था, और कदम भी बड़ी एहतियात से रख रहा था कि कहीं कोई चलता फिरता इंसान सड़क पर रह ना गया हो जो कुचल जाए। मेरी आमद शहर के लिए यादगार थी और 2 रवैया खिड़कियों और छतों पर लोग मुझे देखने के लिए बैठे हुए थे। शहर एक मुरब्बा की सूरत में था, जिसके चारों तरफ 500-500 गज लंबी दीवार खींची हुई थी। 2 चौड़ी सड़कें जो एक दूसरे को काटती हुई शहर को 4 हिस्सों में तकसीम करती थीं, 5 फुट चौड़ी थीं। गलियां और छोटी सड़कें जिन पर मैं गुजर न सका चौड़ाई में 12 से 18 इंच तक थीं। आबादी 50 लाख की होगी। मकानात 3 से 5 मंजिल तक के थे। दुकानें और बाजार बकसरत थे। 2 बड़ी संगों के संगम पर कल्बे शहर में शहनशाह का महल था, जिसके चारों तरफ 20-20 फुट जगह छोड़कर फसील बनी हुई थी। मुझे शहनशाह की तरफ से उस दीवार पर कदम रखने की इजाजत थी। बाहर का सहन 40 मुरब्बा फुट था, जिससे मिले हुए 2 छोटे छोटे सहन और थे। अंदरूनी सहन में शाही महलात थे, जिनको देखने का मैं अज़हद मुश्ताक था, मगर मुझे इसमें बड़ी दुश्वारी नजर आई, क्योंकि एक सहन से दूसरे सहन में जाने के लिए जो बड़े फाटक बने हुए थे वो 18 इंच ऊंचे और 7 इंच चौड़े थे। बैरूनी सहन की इमारतें 5 फुट बुलंद थीं और मेरे लिए नामुमकिन था कि बगैर किसी नुकसान के उन्हें फलांग सकूं। हालांकि दीवारें बहुत मजबूत पत्थर की थीं और 4 इंच मोटी भी थीं। शहनशाह की ख्वाहिश थी कि मैं उसके महल की शान व शौकत जरूर देखूं, मगर ये मेरे लिए अगले 3 दिन तक मुमकिन न हो सका, जब तक कि मैंने शहर से 100 गज के फासले पर वाक़े शाही पार्क के बड़े दरख्त अपने चाकू से काट ना दिए। उन दरख्तों से मैंने 2 स्टूल बनाए जो 3 फुट ऊंचे थे और इतने मजबूत थे कि मेरा बोझ बर्दाश्त कर सकें। अवाम को एक बार फिर आगाह किया गया और मैं एक मरतबा फिर अपने दोनों स्टूलों को हाथ में लेकर शहर से गुजरा। मैं जब बैरूनी सेन के करीब पहुंचा तो एक स्टूल पर खड़ा हो गया और दूसरे को हाथ में ले लिया। पहले और दूसरे सेन के दरमियान 8 फुट चौड़ी जगह थी। उस स्टूल को उठाकर मैंने वहां रख दिया और इमारतों के ऊपर से टांगों को फांद कर एक स्टूल से दूसरे पर आ गया। फिर एक हुक लगी हुई थी जिसके जरिए पहले वाले स्टूल को उठा लिया। इस तरह मैं अंदरूनी महल तक पहुंच गया। अब मैंने अपने सर को एक तरफ झुकाकर दरमियानी मंजिल की खिड़कियों की तरफ देखा जो उसी मुकाम से खोल दी गई थीं, और मुझे एक ऐसा आरास्ता पेरास्ता कमरा नजर आया जो जायद से जायद किसी के तसर्रुफ में आ सकता था। उस कमरे में मलका और शहजादियां मौजूद थीं। मलका बड़ी मेहरबानी से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने अपना हाथ मेरे चूमने के लिए मेरी तरफ बढ़ा दिया। आज़ादी के 15 दिन बाद एक सुबह अमूर खारजा का सेक्रेटरी रिल डरसल मेरे घर आया। उसने अपनी गाड़ी थोड़े फासले पर रुकवाई और मुझसे बात करने की ख्वाहिश की। मैंने चाहा कि मैं लेट जाऊं ताकि वो आसानी के साथ मेरे कान तक पहुंच जाए, मगर उसने मेरे हाथ पर आना पसंद किया और मुझसे कहा, जजीरा बेल्फिस्को कायनात की दूसरी ताकतवर सल्तनत है जो हमारी शहनशाही की तरह वसी और कवा है। वो हमें हमले की धमकी देती है। तुम कहते हो कि दुनिया में तुम्हारे जैसे इंसानों की हुकूमतें भी हैं, मगर हमारे अक्लमंद लोग इसका यकीन नहीं करते। उनका ख्याल है कि तुम चांद से उतरे हो या कोई सितारे हो, क्योंकि तुम्हारे जैसे 100 आदमी भी अगर शहनशाह की सल्तनत पर गिर पड़ें तो उसकी खेतियां और जानवर सब तबाह हो जाएं। इसके अलावा हमारे 6000 चांदों की तारीख लिलीपुट और बेल्फिस्को की 2 सल्तनतों के अलावा किसी तीसरी सल्तनत के वजूद का तज़किरा नहीं करती। हाँ, तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि ये 2 अजीम ताकतें पिछले 63 चांदों से बरसरे जंग हैं। इनकी शुरुआत यूं हुई कि अंडा तोड़ने का पुराना तरीका यह है कि मोटे सिरे से तोड़ा जाए। हमारे शहनशाह के परदादा ने एक बार इस तरह अंडा तोड़ने में अपनी उंगली काट ली। उस वक्त से यह ऐलान करा दिया गया कि इस मुमलिकत में अंडा पतले सिरे से तोड़ा जाएगा। अवाम ने इसको इस कदर नापसंद किया कि तारीख में उन्होंने 6 मरतबा बगावत की
एक बादशाह को तो अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़े, एक को तख्त व ताज छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि मुख्तलिफ औकात में तकरीबन 11,000 आदमी पतले सिरे से अंडा तोड़ने के जुर्म में मौत के घाट उतर चुके हैं। बेलिफिस्को के बादशाह बागियों की मदद करते हैं और शिकस्त खा जाने की सूरत में उन्हें पनाह देते हैं। दोनों सल्तनतों की इस खूनी लड़ाई को 63 चांद गुजर चुके हैं। हमें इस मुद्दत में 40 जंगी जहाज, उनसे कहीं ज्यादा कश्तियां और 30,000 मल्लाह और सिपाही गंवाना पड़े। दुश्मनों का नुकसान हमसे कहीं ज्यादा हुआ है। बहरहाल अब उन्होंने एक बड़ा जंगी बेड़ा बनाया है और जल्दी हम पर हमला करने वाले हैं। शहंशाह को आपकी बहादुरी पर एतमाद है और उन्होंने मुझे आपको सारे हालात बताने के लिए भेजा है। मैंने सेक्रेटरी से कहा कि शहंशाह को मेरी तरफ से मुतमईन रहना चाहिए। मैं उनकी रियासत और रियाया को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। जजीरा बेलिफिस्को की सल्तनत लिलीपुट के शुमाल में वाक़ थी और 800 गज चौड़ी एक खलीज दोनों सल्तनतों को एक दूसरे से जुदा करती थी, जो अब तक मेरे लिए अनदेखी थी। और उस हमले की इतला मिलने के बाद मैंने मुनासिब समझा कि उसे देखूं, क्योंकि इसमें अंदेशा था कि दुश्मन के किसी जहाज पर मेरा वजूद जाहिर हो जाता। इस कावटों ने मुझे बताया था कि दुश्मन का बेड़ा इंतजार में लंगर डाले हुए है कि हवा मुआफिक हो तो वो हरकत में आ जाए। इस इतला पर मैंने शहर वालों से मिलकर उसको पकड़ने का एक मंसूबा बनाया और दरियाफ्त किया कि खलीज की गहराई क्या है। मल्लाहों ने बताया कि जब पानी चढ़ता है तो बीच में 70 गलम गल्फ यानी तकरीबन 6 फुट गहरा होता है। एक दिन मैं बेलिफिस्को के मुकाबिल शुमाल मशरिकी साहिल पर पहुंचा। एक टीले के पीछे लेटकर जेब से अपनी दूरबीन निकाली और उसको लगाकर देखा तो दुश्मन का बेड़ा मुझे नजर आ गया, जिसमें 50 जंगी और उससे जायद सामान लादने वाले जहाज थे। घर वापस आकर मैंने हदायत की कि एक बड़ी तादाद में जहाज के मजबूत रस्से और लोहे की सरियां बना डाली जाएं। रस्से सुतली के से मोटे थे और सरियां साइज और लंबाई में सीने वाली सुई के बराबर होंगी। रस्सों को मैंने तहरा करके बट लिया। 3-3 सरियों को लंबाई में मरोड़ा और एक दूसरे को घुमाकर हुक बना लिया। 50 हुक्कों को 50 रस्सों में फिट करके मैं साहिल पर वापस आ गया। कोट और जूते वगैरह उतारे और चमड़े की सदरी पहने पहने पानी चढ़ने से आध घंटा कबल समुद्र में उतर गया और जितनी तेजी से चल सकता था पानी में चलता रहा। बीच का तकरीबन 30 गज का हिस्सा मुझे तैरकर तय करना पड़ा, हत्ता कि मुझे उथले पानी का अंदाजा होने लगा और आध घंटा गुजरने से पहले पहले मैं बेड़े के नजदीक पहुंच गया। दुश्मन मुझे देखकर इतने बदहवास हुए कि जहाजों से फांद गए और तैरते हुए साहिल पर जा पहुंचे। 30,000 आदमियों से कम ना होंगे, मगर अब वहां एक भी ना था। मैंने अपना सामान निकाला, हर जहाज के अगले हिस्से में एक एक हुक फंसाया और सारी रस्सियों को आपस में उलझाकर एक गिरहा बांध ली। मैं जब इन कामों में मसरूफ था तो हजारों तीर मेरी तरफ फेंके जा रहे थे, जिनमें से बाज ने मेरे हाथों और चेहरे को जख्मी कर दिया। मुझे अपनी आंखों की तरफ से वाकई खतरा था, जिन्हें मैं गंवा देता अगर अचानक एक तदबीर मेरी समझ में ना आ जाती। शाही तलाशी के वक्त मैंने अपनी एक खुफिया जेब को बचा लिया था, जिसमें एक ऐनक रखी हुई थी जो उस वक्त बड़े काम आई। मैंने उसको निकाला और मजबूती से अपनी नाक पर जमा लिया। इस तरह मुसल्ला होकर मैं दिलेरी से अपना काम करता रहा। दुश्मन के तीरों की बारिश ऐनक के शीशों पर चोट करती रही, मगर मुझे कोई नुकसान न पहुंचा सकी। अब मैं तमाम हुक्कों को फंसा चुका था, लिहाजा मुश्तरिक गिरहा को हाथ में लेकर मैंने खींचना शुरू किया, मगर एक जहाज भी अपनी जगह से न हिल सका, क्योंकि वो अपने लंगरों पर ठहरे हुए थे। लिहाजा मैंने रस्सियों की गिरह को उसी तरह छोड़कर चाकू से लंगरों की रस्सियां काटना शुरू की और इससे फारिग होकर फिर गिरहा को हाथ में लिया और 50 जंगी जहाजों को बड़ी आसानी से खींच लिया। बेलिफिस्को के लोग सोच भी न सकते थे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। वो सख्त ताज्जुब में थे। तकरीबन 3 हफ्तों के बाद बेलिफिस्को के सफीर सुलह की नरम शर्तें लेकर लिलीपुट आ गए। मैं इस सुलह में उनकी मदद कर सकता था। सफीरों को जब खुफिया तौर पर इसका इल्म हुआ तो वो मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने मेरी बहादुरी और मेहरबानी के हवाले से बातचीत का आगाज किया और अपने बादशाह की तरफ से मुझे अपनी सल्तनत में आने की दावत दी। इसके बाद मैंने लिलीपुट के शहंशाह से मुलाकात की और बेलिफिस्को के बादशाह से मिलने की इजाजत तलब की, जिसके लिए वो बिला तकल्लुफ राजी हो गया। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि वो खुशी से तो हरगिज इजाजत ना देगा। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी और इसका राज अपने क्या से कतन समझ ना सकता। लेकिन बॉलगोलम ने मुझे बताया कि बेलिफिस्को के सफीरों से गुफ्तगू के बायस शहंशाह को तुम्हारी वफादारी में शक पैदा हो गया है, इसलिए तुम्हें रोका नहीं गया। अब मैं सल्तनत लिलीपुट के बारे में बाज खास बातें कारीन को बताना चाहता हूँ। वहां के बाशिंदों का आम कद 6 इंच के अंदर अंदर था। घोड़े और बैल 4-5 इंच के दरमियान, भेड़ें कमोबेश 1.5 इंच ऊंची होती थीं और हंस चिड़िया के बराबर। अहलियाने लिलीपुट की निगाह बिल्कुल सही काम करती थी, जिसका अंदाजा इससे किया जा सकता है कि वो लोहे की कलेजी भूनते थे, जो एक आम मक्खी से बड़ी नहीं होती, और एक जवान लड़की दिखाई ना देने वाली सुई में नाकाबिले दीद धागा डाल लेती थी। लंबे से लंबा दरख्त 7 फीट ऊंचा था और मैं पहली ही दफा में उसकी फुंगी पर पहुंच सकता था।
उस मुल्क में 9 महीने 13 दिन के क़याम के दौरान अपने रहन सहन का तरीका बयान करूं तो दिलचस्पी से खाली ना होगा। 200 सीने वाली औरतें सिर्फ इसलिए लगाई गई थी कि मेरे लिए कतान की कमीज, चादर और पलंग पोश तैयार करें, जो वहां का सबसे मजबूत और मोटा कपड़ा था और जिसको कई तहें देकर सिया गया था, क्योंकि असल कपड़ा झलझल से जायद नहीं था, जिसका थान 3 फुट लंबा और 3 इंच चौड़ा होता था। उन्होंने जमीन पर लिटाकर मेरी पैमाइश की। एक शख्स मेरी गर्दन पर खड़ा हो गया और एक पैर के दरमियान दोनों ने धागे का एक सिरा ताना। तीसरे आदमी ने 1-1 इंच के पैमाने से उसकी लंबाई नाप ली। मैंने अपनी पुरानी कमीज जमीन पर फैला दी थी, जिसकी मदद से उन्होंने बाकी पैमाइश को मुकम्मल किया। 300 दर्जी मेरे कपड़े बनाने के लिए मुकर्रर हुए थे, मगर उन्होंने पैमाइश का एक दूसरा तरीका इख्तियार किया। मैं घुटनों के बल झुक गया और उन्होंने एक सीढ़ी मेरी गर्दन में लगा दी। एक शख्स उस सीढ़ी पर चढ़ गया और उसने एक धागा मेरे कॉलर से जमीन तक लटका दिया, जिससे मेरी कोट की लंबाई मालूम हो गई। अपनी कमर और बाजुओं को मैंने खुद नाप दिया। मेरे कपड़े मेरे घर ही पर तैयार किए गए, क्योंकि उसका बड़े से बड़ा आदमी भी उन्हें उठाकर ला ना सकता था। और जब ये कपड़े बन गए तो मालूम होता था कि इंग्लिस्तान की औरतों ने पैबंद लगाए हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि ये कपड़े एक ही रंग के थे, इसलिए शायद उन्हें पैबंददार ना कहा जा सकता। मेरा खाना पकाने के लिए 300 बावर्ची मुकर्रर किए गए थे, जो मेरे मकान के करीब बनी हुई झोंपड़ियों में अपने बाल बच्चों के साथ रहते थे और मेरे लिए 2 खाने तैयार कर देते थे। मैं 12 खिदमतगारों को हाथ पर उठाकर मेज पर रख देता था। 100 जमीन पर रहते थे, जिनमें से कुछ गोश्त की प्लेटों के पास और कुछ अपने हाथों में मशरूबात लिए हुए। ये सब के सब धागों के जरिए इस तरह ऊपर खींच लिए जाते, जिस तरह यूरोप में कुएं से बाल्टी खींची जाती है। गोश्त की एक प्लेट एक अच्छे निवाले के बराबर होती। उनका भेड़ का गोश्त तो इतना अच्छा ना होता था, लेकिन गाय का गोश्त लाजवाब होता था। बाज बोटियां तो इतनी बड़ी होती थीं कि मुझे 3 दफा काटना पड़ती, मगर ऐसा इत्तेफाक कम ही पेश आता था। मेरे खिदमतगार मुझे गोश्त को मां हड्डियों के इस तरह खाते देखकर ताज्जुब में पड़ जाते। हंस और बड़े मुर्गों का एक एक निवाला हो जाता। छोटे छोटे परिंदे एक दफा में 20 से 30 तक आ जाते थे। एक दफा शहंशाह ने कहा कि वो माँ अपनी मलका और जवान शहजादियों के मेरे साथ खाना खाना चाहती हैं। मुकर्ररा प्रोग्राम पर वो आ गई और मैंने उन्हें शाही कुर्सियों पर अपने सामने बिठाया। उनके मुहाफिज पुश्त पर खड़े हुए थे और वजीर खजाना फिल्म नीप भी उनके साथ था, जिसके अमले की वर्दियां सफ़ेद थीं। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरी तरफ बार बार तेज निगाह से देखता है, मगर मैंने इसका कोई असर ना लिया और मामूल से कुछ ज्यादा ही खाया, जिसमें मेरे मुल्क का एजाज भी था और हाजरीन की खुशी भी। बाज राय से मुझे मालूम हुआ कि शहंशाह की सामत से फिल्म नीप को मेरे खिलाफ शहंशाह के कान भरने का एक मौका मिल गया। वो मेरा छुपा हुआ दुश्मन था। उसने शहंशाह से कहा कि मुझ पर अब तक 15 लाख एस्पर्ग खर्च हो चुके हैं। एस्पर्ग उनका सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, जो टांकने वाले सितारे के साइज का था। इस सिलसिले में उन्होंने शहंशाह को मशवरा दिया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो वो उतनी जल्दी मुझे अलहदा कर दे। जब मैं बेलेफिस्को के शहंशाह से मुलाकात की तैयारी में मसरूफ था तो एक निहायत अहम शख्स रात के वक्त खुफिया तन्हा मेरे मकान पर पहुंचा और अपना नाम बताए बगैर दाखिले का ख्वाहां हुआ। उस वक्त जो लोग मेरे पास थे मैंने उन्हें रुखसत कर दिया और अपने मेहमान खुसूसी को एक कुर्सी पर बिठाकर जेब में डाल लिया। एक मोतमद से कहा कि जो कोई मुझसे मिलने आए उसे कह दिया जाए कि मेरी तबीयत नासाज है और मैं आराम कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपने मकान का दरवाज़ा बंद कर लिया और कुर्सी को मेज़ पर रखकर उसके पास बैठ गया। रस्मी सलाम दुआ से फारिग होकर वो मुझसे मुखातिब हुआ और कहने लगा मुझे सब्र सुकून के साथ उसकी बात सुनना चाहिए। फिर उसने गुफ्तगू छेड़ दी जो मैंने उसके जाने के बाद लिख ली। उसने कहा, आप जानते हैं कि स्कैरस बॉलगिलम यानी गैल्बलेट अमीरुल बहर आपका जानी दुश्मन है। जब से आप यहाँ आए हैं यह अमीरुल बहर और वजीर खजाना फिल्म नीप दोनों आप पर गद्दारी और दूसरे जुर्मों का इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। मैं दरमियान में बोलना चाहता था कि उसने मुझे रोक दिया। आपने जो मेहरबानियां मुझ पर की हैं उसके एवज अपनी जान को खतरे में डालकर मैंने आपके फर्दे जुर्म की एक नकल हासिल कर ली है, जो ये है इंसानी पहाड़ के खिलाफ इल्ज़ामात। नंबर 1, इंसानी पहाड़ जब बेलेफिस्को के बहरी बेड़े को शाही बंदरगाह में लाया था तो उसको अपनी हुकूमत की तरफ से हुक्म दिया गया था कि वह बादशाह बेलेफिस्को के सारे जहाज़ों को जब्त कर ले और हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम आदमियों को मौत के घाट उतार दे। लेकिन इंसानी पहाड़ ने एक गद्दार की तरह अपने शहंशाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं किसी की आज़ादी छीनने या बेगुनाहों का खून करने के लिए तैयार नहीं। नंबर 2, बेलेफिस्को के सफ़ीर जब सुलह के लिए आए तो उसने किसी गद्दार की तरह उन सबको अपना दोस्त बना लिया, हालांकि वो बखूबी जानता था कि ये लोग इस बादशाह के मुलाजिम हैं जिससे उसके शहंशाह की सख्त लड़ाई है। इंसानी पहाड़ अब बादशाह बेलेफिस्को से मिलने के लिए बहरी सफर की तैयारी कर रहा है ताकि वो अपने शहंशाह के दुश्मन बादशाह को मदद पहुंचाए। नंबर 3, शहंशाह की ख्वाहिश ये थी कि तमाम कारगुजारियों के बायस तुम पर रहम किया जाए, लेकिन वजीर खजाना और अमीरुल बहर इसके सख्त मुखालिफ हैं
और मुसिर हैं कि तुमको सख्त दलील और अजियतनाक मौत की इस तरह सजा दी जाए कि रात को तुम्हारे घर में आग लगा दी जाए और जहर आलूद तीरों से मुसल्ला 20,000 आदमी अमीरुल बहर की कमान में तुम्हारे घर को घेर लें ताकि वो तुम्हारे जिस्म और चेहरे को उन तीरों से जख्मी कर दें। तुम्हारे बाज मुलाजमों को खुफिया तौर पर हुक्म दिया गया है कि वो तुम्हारी कमीजों और चादरों पर जहर छिड़क दें जो फौरन ही तुम्हारे अपने गोश्त को फाड़ दे और तुम बहुत तकलीफ के साथ मर जाओ। लेकिन शहनशाह यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाए। लिहाजा उनकी मर्जी के मुताबिक शहनशाह के ज़ाती मामलात के सेक्रेटरी की राय ली गई जो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनका कहना है कि तुम्हारा जुर्म बिलाशुबा बहुत संगीन है, ताहम इतनी गुंजाइश ज़रूर है कि रहम किया जा सके। शहनशाह अगर तुम्हारी जान बख्शी करना चाहें तो वो सिर्फ इतना हुक्म दे सकती हैं कि तुम्हारी दोनों आंखें निकाल ली जाएं, जो करीने इंसाफ होगा, और दुनिया के बादशाह इसको इंतहाई रहम करार देंगे। अमीरुल बहर बॉलगोलम इस पर अपने गुस्से को रोक ना सका और चिरागपा हो गया। फिर कहने लगा कि उसको बहुत ताज्जुब है कि सेक्रेटरी ने एक गद्दार की जान बख्शी के लिए ऐसी राय क्यों कर दे दी। वो ताकत जिसने उसने बहरी बेड़े पर काबू पाया है वही उसको वापस भी दे सकती है। बोल्गू का इसरार है कि तुमको मौत की सजा दी जाए। वज़ीर आज़म की भी यही राय थी। उसने इंकशाफ किया कि कितनी कसीर रकम तुम्हारी खुराक पर खर्च की गई है, जिसके जवाब में सेक्रेटरी ने कहा कि खुराक में कमी कर दी जाए ताकि तुम कमज़ोर और लागिर होकर चंद महीनों में खुद ही मर जाओ। और शहनशाह की राय के 5-6 हज़ार आदमी 2-3 दिन में तुम्हारी हड्डियों से गोश्त जुदा कर करके और गाड़ी में भर भर के दूर ले जाकर दफन कर दें। 2 या 3 दिन के अंदर तुम्हारे दोस्त सेक्रेटरी तुम्हारे घर आएगा और तुम पर लगी हुई फर्द जुर्म तुमको पढ़कर सुनाएगा। वो तुमको बता देगा कि शहनशाह ने तुम पर रहम खाकर सिर्फ ये सजा दी है कि तुम्हारी दोनों आंखें निकाल ली जाएं। 20 डॉक्टर तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मुतय्यन होंगे जो बहुत तेज और नोकीले तीरों से किया जाएगा। ये ऑपरेशन तुमको जमीन पर लिटाकर किया जाएगा। आने वाला फिर उसी खुफिया तरीके से वापस चला गया जिस रास्ते से वो आया था और मैं अकेला रह गया। आखिरकार 3 दिन गुजरने से कबल मैंने एक तरकीब सोची और उस पर अमल करने को तैयार हो गया। एक खत अपने दोस्त सेक्रेटरी को लिखा कि मैं सुबह को बेलफिस्को जाने का कसद कर रहा हूँ। फिर जो आपका इंतजार किए बगैर मैं जजीरे के उस हिस्से में आया जहाँ हमारा जहाजी बेड़ा खड़ा था। मैंने एक बड़ी जंगी जहाज को पकड़ा, उसके अगले हिस्से में रस्सी बांधी और लंगर उठा दिया। अपने कपड़े उतारकर उसी जहाज में रखे और जहाज को खींचता हुआ पानी में चलता और तैरता हुआ बेलफिस्को की बंदरगाह तक पहुंच गया। 2 रहनुमा मुझे शहर तक ले जाने के लिए मेरे मुंतजिर थे। मैंने उन दोनों को अपने हाथ में पकड़े रखा, हत्ता कि शहर की फसील से 2 गज का फासला रह गया। अब मैंने उन दोनों से कहा कि वो मेरे आने की इत्तला किसी सेक्रेटरी को दे दें और उसे कहें कि मैं बादशाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। 1 घंटे में मुझे इसका जवाब मिल गया कि बादशाह अपने अफरादे खानदान और कुछ बड़े अफसरों के साथ मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। मैं कोई 100 कदम आगे बढ़ा तो बादशाह और उसके हमराही अपने घोड़ों से उतर पड़े। मलका और दूसरी औरतें गाड़ियों से उतरकर खड़ी हो गईं। मैं जमीन पर बिल्कुल लेट गया ताकि मलका और बादशाह के हाथों को बोसा दे सकूं। फिर मैंने बादशाह से कहा कि मैं हस्बे वादा हाजिर हूं ताकि अजीम बादशाह की ज़ियारत से मुशर्रफ हो सकूं और अगर किसी खिदमत के काबिल हूं तो उसको बजा लाऊं। बेलफिस्को पहुंचने के 3 दिन बाद मैं जजीरे के शुमाल मशरक़ी हिस्से को गौर से देखता हुआ टहल रहा था कि मुझको तकरीबन 1.5 मील के फासले पर सीमेंट में कोई चीज कश्ती की शक्ल की दिखाई दी जो उल्टी पड़ी थी। मैंने अपना जूता और मौजा उतारा और धूल में चलता हुआ 200-300 गज के फासले तक पहुंच गया। वो चीज लहरों की मदद से खुद मुझ तक आ गई। वो सचमुच एक कश्ती ही थी जो गालिबन जहाज के तूफान में आ जाने की वजह से निकली थी। मैं फौरन शहर वापस आ गया और मैंने बादशाह से दरख्वास्त की कि वो मुझे अपने बचे खुचे जहाज़ों में से 20 जहाज और 3000 आदमी दे दे। बादशाह ने मेरी दरख्वास्त फौरन मंजूर कर ली। मैं एक सीधे रास्ते से गया था मगर जहाजी बेड़ा काफी चक्कर से उस मुकाम तक पहुंचा जहां कश्ती उल्टी पड़ी थी। जहाज जब नजदीक पहुंचे तो मैंने अपने कपड़े उतारे और दलदल में चलने लगा, हत्ता कि मैं कश्ती से 1.25 गज के फासले पर रह गया। अब मल्लाहों ने एक डोर मेरी तरफ फेंकी जिसको मैंने कश्ती के अगले हिस्से के एक सुराख में डालकर बांध दिया। डोर का दूसरा सिरा जहाजी बेड़े से बंधा हुआ था। पानी मेरे कद से ज्यादा था, लिहाजा मुझे तैरना पड़ा और साथ ही साथ मैं एक हाथ से कश्ती को धकेलता गया। पानी की लहरों ने मेरा साथ दिया और मैं आगे बढ़ता हुआ उथले पानी तक पहुंच गया और मेरा पैर जमीन से लगने लगा। 2-3 मिनट सस्ताने के बाद मैंने फिर कश्ती को धकेला और धकेलता गया, यहाँ तक कि पानी मेरी बगल तक रह गया। अब मैंने एक रस्सी से पहले कश्ती को बांधा, फिर उन 9 जहाज़ों को जो मेरे साथ साथ थे। मल्लाह उसको खींचते रहे और मैं कश्ती को धकेलता रहा। किनारा जब सिर्फ 40 गज पर रह गया और कुछ देर तवक्कुफ के बाद जब समुद्री लहरें भी ठहर गईं तो मैंने कश्ती को खुश्क किया और 2000 आदमियों की मदद से उसको पलटकर सीधा किया। देखने से मालूम हुआ कि उसको कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 10 रोज मुझे चप्पू बनाने में लगे जिनकी मदद से मैं कश्ती को बेलफिस्को की शाही बंदरगाह पर लाने में कामयाब हो गया। यहाँ एक बहुत बड़ा हजूम इतने बड़े जहाज को हैरत से देख रहा था।
میں نے بادشاہ سے عرض کی کہ میری خوش قسمتی سے یہ کشتی مل گئی ہے جو مجھے ملک تک پہنچا سکتی ہے۔ بادشاہ اگر کچھ سامان اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مہیا کرا دے تو بڑی عنایت ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں نے رخصت کی اجازت بھی طلب کی، جس کو اس نے بخوشی منظور کر لیا۔ کشتی کی مرمت کے لیے 500 آدمی کام پر لگائے۔ میں نے وہاں کے سب سے مضبوط کپڑے کی 13 تہیں دلوا کر اپنی نگرانی میں 2 بادواں تیار کرائے۔ سب سے زیادہ دقت مجھے رسی اور تار بنانے میں ہوئی۔ 10-10، 20-20 یا 30-30 دھاگوں کو بٹا گیا، تب جا کر رسی تیار ہوئی۔ سمندر کے کنارے سے ایک بہت بڑا پتھر حاصل کر کے لنگر بنایا گیا۔ 300 گایوں کی چربی سے کشتی کو چکنائی پلائی گئی۔ پھر میں نے خود سخت محنت سے بڑے بڑے درختوں کو کاٹ کر مستول اور چپو بنائے، جنہیں بعد میں بادشاہ کے آدمیوں نے چکنا اور صاف کیا۔ میں نے موٹے موٹے کام انجام دیے تھے، باقی کام مقامی آدمیوں نے کیے۔ تقریباً 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب سفر کی پوری تیاری ہو گئی تو میں رخصت ہونے کے لیے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ اور شاہی خاندان کے دوسرے افراد میری اطلاع ملنے پر محل سے باہر تشریف لائے۔ میں ان کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے منہ کے بل زمین پر لیٹ گیا۔ بادشاہ نے 50 تھیلیاں 200 اسپرگ کی اور ایک بڑی تصویر میری طرف بڑھا دی، جس کو میں نے اپنے دستانوں میں رکھ لیا تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ پھر میں نے اپنی کشتی میں ذبح کی ہوئی 300 بھیڑوں اور 100 بیلوں کے گوشت کو ذخیرہ کیا۔ روٹیاں، مشروبات اور پرندوں کا گوشت اتنی مقدار میں لیا کہ 400 کھانوں کے لیے کافی ہو سکتا۔ 6 زندہ گائیں، 2 بیل اور کافی تعداد میں مینڈھے اور بھیڑیں اپنے ملک میں نسل بڑھانے کی غرض سے لے لیں، اور ان کی خوراک کے لیے سوکھی گھاس اور بڑی مقدار میں دانے کے بورے رکھ لیے۔ میری خواہش تھی کہ کم از کم 1 درجن آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن بادشاہ نے اسے کسی قیمت پر منظور نہیں کیا۔ جب ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں تو 24 ستمبر سن 1751 کو صبح 6 بجے میں نے کشتی کے بادبان کھول دیے اور میری واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ شمال کی طرف تقریباً 12 میل گیا ہوں گا کہ مجھے ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا جو 1.5 میل کے فاصلے پر شمال مغرب میں واقع تھا۔ میں نے کشتی کو اس طرف موڑ دیا اور جزیرے کے ایک کنارے پر لنگر انداز ہو گیا، جس کے سامنے سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا تھا، مگر وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ اس کے بعد میں نے کچھ ناشتہ کیا، پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ دوسری صبح سورج نکلنے پر میری آنکھ کھلی۔ جلدی جلدی ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے لنگر اٹھا دیا اور اسی سمت چل پڑا جس پر پچھلے دن روانہ ہوا تھا۔ سارے دن کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ دوسرے دن تقریباً 3 بجے سپہر جب بیلفسٹ کو کم و بیش 72 میل پیچھے چھوٹ چکا تھا، میں نے جنوب مشرق میں ایک جہاز چلتا ہوا دیکھا اور اس کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا، یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا، کیونکہ اب ہوا کا زور گھٹ گیا تھا اور میری کشتی برابر اسی طرف بڑھ رہی تھی۔ 2.5 گھنٹے کے بعد جہاز والوں نے مجھے دیکھا، اپنا جھنڈا کچھ اونچا کر دیا اور بندوق سے ایک فائر کیا۔ جہاز کی رفتار سست ہو گئی اور میں نے 5 اور 6 بجے کے درمیان 26 ستمبر کو اسے جا لیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے جہاز پر برطانوی جھنڈا دیکھا۔ اب اپنی گایوں اور بھیڑوں کو میں نے جیب میں رکھ لی اور باقی تمام سامان لے کر جہاز پر آ گیا۔ یہ جہاز ایک انگریز سوداگر کا تھا جو شمالی اور جنوبی سمندروں سے ہوتا ہوا جاپان سے واپس آ رہا تھا۔ جہاز کا کپتان مسٹر جان بڈل ڈپ فورڈ کا رہنے والا تھا۔ وہ بہت خوش اخلاق آدمی تھا اور ایک اچھا ملاح بھی۔ جہاز میں تقریباً 50 آدمی تھے، جن میں سے ایک مسافر پیٹرولیم میرا پرانا ساتھی تھا۔ اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے کپتان سے میری بہت تعریف کی اور وہ میرے ساتھ بہت مہربانی سے پیش آیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں اس وقت کہاں سے آ رہا ہوں اور کہاں جانا چاہتا ہوں۔ اس بات کا جواب میں نے چند جملوں میں دے دیا، لیکن اس نے میری بات کا اعتبار نہ کیا اور کہا کہ میں ہذیان بک رہا ہوں۔ آخر میں نے مویشی اور بھیڑیں جیب سے نکال کر ان کو دکھائیں، تب جا کر اس کو یقین ہوا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ایک حقیقت ہے۔ پھر میں نے وہ سونا جو بادشاہ نے مجھے دیا تھا اور بادشاہ کی تصویریں بھی دکھائیں، 2 تھیلیاں جس میں 200 اسپرگ تھے اس کو دیے اور وعدہ کیا کہ انگلستان پہنچنے پر 1 گائے اور 1 بھیڑ بطور تحفہ اس کو پیش کر دوں گا۔ کافی دور تک سفر بہت خوشگوار گزرا اور سن 1752 میں اپریل کی 13 تاریخ کو ہم لوگ انگلینڈ پہنچ گئے۔ اس سفر میں مجھے صرف ایک تکلیف ہوئی، وہ یہ کہ میری ایک بھیڑ جہاز کے چوہے اٹھا لے گئے۔ گوشت کے ذریعے اور بچی ہوئی ہڈیاں مجھے ایک سوراخ سے باہر ملیں۔ باقی مویشی صحیح سلامت پہنچ گئے۔ میں نے گرین وچ میں ان کے لیے خوبصورت سی ہری بھری چراگاہ بنائی، جہاں اچھی گھاس ہونے کے باعث وہ بہت خوش رہتی تھیں اور سبزہ زار میں گھومتی ہوئی بڑی خوبصورت معلوم ہوتی تھیں۔ کچھ عرصہ میں انگلستان میں ٹھہرا، جہاں اپنے مویشی دکھا کر میں نے کافی دولت کمائی اور دوسرے سفر پر روانہ ہونے سے قبل میں نے ان کو 600 پاؤنڈ میں فروخت کر دیا۔ 2 مہینے میں اپنی بیوی اور خاندان کے ساتھ گزار سکا، کیونکہ باہر جانے کی خواہش نے مجھے زیادہ دن ان کے ساتھ رہنے نہ دیا۔ بیوی کو میں نے 1500 پاؤنڈ گزارے کے لیے دیے اور ایک اچھا سا مکان ریڈرف میں خرید لیا۔ میرا لڑکا جونی، جس کا نام اپنے چچا پر تھا، گرامر اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ میری لڑکی بٹی، جو اب بچے والی ہے، اس وقت بہت کم سن تھی
اور گھر کے سینے سلانے کے کام میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے جب اپنی بیوی، بیٹے اور بیٹی سے رخصت کی اجازت چاہی تو ان سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں بھی آبدیدہ ہو گیا۔ میں ان سے رخصت ہو کر ایڈونچر نامی تجارتی جہاز پر آ گیا جس کا وزن 300 ٹن تھا اور جو سورت کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ لیورپول کا کیپٹن جان نکولس اس کا کمانڈر تھا۔ اس سفر کے واقعات میرے اگلے سفر کی داستانوں میں شامل ہیں۔